नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित तिवारी है और आज मैं आपके सामने राम एकेडमी तथा बीएस एकेडमी के जॉइंट वेंचर से आयोजित की गई एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज यूनिट 6 के पेपर का मॉडल आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस टेस्ट सीरीज का हमारा पहला सवाल है कि दो सूचियां दी गई हैं। सूची एक है प्रारूप, संघ शक्ति, प्रांतीय संविधान, संचालन समिति। तो दोस्तों, हमको इसमें मिलाना है कि कौन सी समिति, कौन से अध्यक्ष थे। तो जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हम ये देखते हैं इसके सॉल्यूशंस में, अगर हम देखते हैं, जो अगर हम इसे की मिलाते हैं तो इसके हिसाब से हम ये पाते हैं कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर बी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, राष्ट्रध्वज को मान्यता और राष्ट्रगान को मानता। तो हमको इसको क्या है, क्रोनोलॉजिकली क्या है, अरेंज करना है कि कौन सी चीजें 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। तो हम ये देखते हैं कि इसका ऑप्शन ए और डी यानी ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने भाषाई राज्य के गठन का सुझाव दिया था। मतलब इनमें से जो कमेटियां हैं, समिति है, उनमें से किस कमेटी ने स्टेट क्या भाषा के आधार पर स्टेट को राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन आंसर है बी यानी नेहरू रिपोर्ट, यानी मोतीलाल नेहरू जी के तत्वाधान में आयोजित की गई एक कमेटी थी जो कि साइमन कमीशन के बाद आई थी। दोस्तों, अगला सवाल हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द फैक्ट दैट इन इंडिया वास्तविक और नाम मात्र है, नॉमिनल और रियल दोनों प्रकार के एग्जीक्यूटिव है। देयर आर बोथ रियल एंड नॉमिनल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी हमारी जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदार होता है। देयर इज सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज द बाइकैमरल, मतलब द्विसदनीय विधायिका है। तो हमको ये तीनों ए बी सी ये तो समानता है, हमको क्या है, भिन्न। आप देखते हैं देयर इज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, ये हमें अमेरिका से मिली है, ना कि इंग्लैंड से। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि किस व्यक्ति ने कहा है कि हु हैज गिवन द टर्म मून अमंग द स्टार, या तारों के बीच में चंद्रमा, प्रधानमंत्री तारों के बीच में चंद्रमा है, या प्राइम मिनिस्टर इज मून अमंग द स्टार्स। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि ये सर विलियम बर्नर हाईकोर्ट ने ये जो बात कही थी प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों, अगला सवाल, प्रश्न नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ये हमें पता कहां चलता है। तो दोस्तों, ये हमें संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय इसे जोड़ा गया था। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगेन ये युग्म वाला है, पेयर है। तो हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सी चीजें। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति कार्यकाल, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा शपथ, अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। तो हमें देखते हैं कि मित्रों, इसमें आप देखेंगे दो गलत हैं और दो सही हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख है। आप इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अगर आप पाएंगे तो ऊपर है, यहां पर 76 के अंतर्गत वो नहीं दी गई है। दोस्तों, बहुत आसान सवाल है दोस्तों ये। अगला सवाल, वाक तथा व्यक्ति स्वतंत्रता संविधान में किस आधार पर निर्बंधित है। ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर जो बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो क्या है, उसको रिस्ट्रिक्शन या निर्बाधित है। तो हम ये जानते हैं कि वो क्या है, नैतिकता, हेल्थ और हमारे क्या बोलते हैं, विदेशी देशों के साथ अगर हमारे मित्रवत संबंध हैं और हम किसी को ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे उसकी क्या हो जाए, मानहानि। तो हम ये देखेंगे तो इसमें ए बी सी डी चारों के आधार पर वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, निर्बंधित है, या देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड दीज 4 क्राइटेरिया कम्स अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला सवाल दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार। तो हमें देखते हैं कि भारत के संविधान में जो प्रियम्बल है या उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो मित्रों अमेरिका के संविधान से ली गई। कहां से ली गई मित्रों? अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की बैठक में किस रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच प्रिंसली स्टेट हु डिड नॉट अटेंड द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा की बैठकों में किस रियासत या किस प्रिंसली स्टेट के जो प्रतिनिधि वो नहीं पहुंचे थे। तो बताना चाहूंगा दोस्तों वो है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद उस वक्त ये निश्चित नहीं कर पाया था कि उसे भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलता है। परंतु धन्यवाद करते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को भारत में विलय करा लिया। तो दोस्तों अगला सवाल, यस ये प्रश्न अगेन ये भी आपने इस तरह का प्रश्न कथनों के ऊपर बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो हमें अपनी पुस्तक में जो महत्वपूर्ण कथन है उनको भी देखते हुए चलना है दोस्तों। तो ये कथन है अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की जो स्पीच, तो आप देखेंगे कि ये स्पीच जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 अगस्त 1947 के वक्त जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन इन्होंने भारत का ये उन्होंने अपना एक अभिभाषण दिया था। उनके भाषण का पहला शब्द था कि भारत अब जो है अपने भाग्य का खुद निर्माण करेगा। इसलिए ये जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ये कथन सत्य है। तो ऐसे में इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन सी। चले अगला सवाल दोस्तों आपके सभी, इसमें पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उपबंध करता है। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता बहुत ही न्यूज में है इस वक्त, तो ये हमें बहुत आवश्यक हो जाता है कि इसे हम जाने। तो मित्रों ये भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 44 या डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध 44 या अनुच्छेद 44 के तहत ये हमारे संविधान में वर्णित है कि सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता दी जाएगी। दोस्तों अगला सवाल, आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मित्रों इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और हमेशा जब भी अगर आपसे कहा जाए कि गलत है तो सबसे पहला काम यह है कि जहां पर गलत लिखा हुआ इनकरेक्ट लिखा हुआ उसे गोला लगा लें। क्यों? ऐसी स्थिति में हम लोग ये गलत के चक्कर में हम सही जो होता है उसको गलत कराते हैं। हमें कॉन्सेप्ट आता हुआ होता है, हमें कॉन्सेप्ट पता होता है, परंतु फिर भी हम उसे जल्दीबाजी में सवाल को अच्छे से ना पढ़ पाने के कारण सिली मिस्टेक कारण हम सवाल गलत कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमसे गलत कथन पूछा गया है तो हमको इसमें गलत कथन ढूंढना है। तो आप देखें संविधान के भाग 4 में भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक शामिल है, बिल्कुल सही कथन है। आप देखें भाग 6 में मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, ये राज्य सरकार पर केंद्रित, बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे कि भाग 6 में 6 अध्याय हैं, देयर आर 6 फर्दर डिवीजन 6 चैप्टर्स इन, ये भी करेक्ट बात है। पर हमें देखते हैं कि जो भाग 7 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, पर इसमें ये ध्यान रखें क्या गलत पूछा गया है। क्या पूछा गया है? गलत पूछा गया, सही नहीं पूछा गया, क्योंकि सही ए बी सी सही है और हमारा ऑप्शन डी गलत है दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे क्या हमसे पूछा गया है सवाल में, और जब भी नहीं है या गलत है पूछा जाए तो दोस्तों उसमें इस शब्द को, इंडिकेटर वर्ड को या संकेतक शब्द को हमेशा चिन्हित कर लें या अंडरलाइन कर लेने में से क्या हो जाता है कि हमारे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा 14 नंबर का सवाल। ऑलराइट, तो दोस्तों सवाल आपके सामने दिख रहा है, मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाए यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है। तो हमें देखते हैं कि यहाँ पर ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत दोस्तों हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा तथा एमएलसी यानी राज्य विधानमंडल जिन जिन राज्यों में है उनका निर्वाचन इस पद्धति के द्वारा होता है। तो पर प्रमुखता से ये निर्वाचन की जो पद्धति है वो क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों में लगती है। हाँ, अगर हम देखें आम चुनाव हमारे संसद में लोकसभा के चुनाव या राज्य में विधानसभा के चुनाव, जो आम चुनाव होते हैं वो क्या है? वो फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम के तहत होते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा उस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत लाने वाला वो व्यक्ति। तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर मतों की गणना नहीं होती बल्कि मतों का
वजन देखा जाता है, उनका अनुपात कितना है, और इसके तहत इसीलिए इसको क्या है, लोकतंत्र में सर्वाधिक प्रभावी सिस्टम जो है, सर्वाधिक प्रभावी जो सिद्धांत है मतदान का, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसके तहत अल्पसंख्यक या छोटे से छोटे ग्रुप को भी, छोटे से छोटे वर्ग को भी चुनाव में, निर्वाचन में उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा? तो दोस्तों महिलाओं को 1/3 आरक्षण की जो व्यवस्था है वो संविधान के संशोधन के द्वारा ही की गई है, जो कि वो है 73वां संविधान संशोधन 1993 वाला, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाए। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, इस तरह के सवाल, पंचायती राज तो हमेशा से एवरग्रीन सदाबहार टॉपिक है प्रीलिम्स के या मेंस के उद्देश्य। दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, हमेशा प्रश्न को पढ़ने में मित्रों जल्दीबाजी ना करें, प्रश्न को बिल्कुल आराम से पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, क्योंकि आप देखेंगे कि असली परीक्षा में आपको बहुत टाइम मिलेगा, पर्याप्त टाइम मिलेगा, और ऐसे करने से सवाल के गलत करने की जो संभावना होती है वो नगण्य हो जाती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। तो इसीलिए सवाल को हम बहुत आसानी से पढ़ते हैं, बहुत ही खुल के और रिलैक्स वे में पढ़ते हैं। कोई फैसला लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, डैश, तो हम देखते हैं चुनाव की आवश्यकता होती है। इसीलिए 16 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। बहुत आसान सवाल है, परंतु ये सवाल चाहे आसान हो, सवाल चाहे कठिन क्यों ना हो, परंतु हमें क्या करना है, उसे ध्यान से, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सहूलियत के साथ उसे पढ़ना है, ताकि गलती की संभावना बिल्कुल कम रहे। चलें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भूमि क्रय, विवाह, सरकारी नौकरी, निवास अवधि आदि से जुड़े प्रबंधन किसके दावों पर आधारित होते हैं? तो दोस्तों ये सब चीजें, भारत में अगर आपको भूमि खरीदनी है, भारत के कानून के तहत विवाह करना है, भारत के कानून के तहत अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, भारत में निवास करना है, इत्यादि ऐसे मुद्दे हैं, तो उसके लिए न्यूनतम अर्हता, यानी एक व्यक्ति को भारत का क्या होना पड़ेगा, नागरिक होना पड़ेगा। भारत के नागरिक होने के पश्चात ही आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इस प्रश्न का 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए है, यानी नागरिकता के आधार पर इन दावों को पूर्ति की जाती है। तो बहुत आसान सवाल है, प्रश्न बहुत आसान है मित्रों, परंतु फिर भी थोड़ा सा एनालिटिकल है, विश्लेषणात्मक है, तो इस तरह के प्रश्नों में हमको थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन यानी नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, ये किसके नियंत्रण में है? तो आप देखेंगे मित्रों ये फैक्ट है और आपको याद करना होगा, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। तो इस प्रश्न का 18 नंबर के प्रश्न का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा मित्रों डी। बहुत आसान सवाल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, तो भारत का जो संविधान है वो किसे मान्यता देता है, किसको रिकॉग्नाइज करता है? तो आप देखेंगे वो क्या केवल धार्मिक नहीं, धार्मिक और भाषाई यानी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को वो क्या है, वो रिकॉग्नाइज करता है। और हम ये जानते हैं कि ये संविधान हमारे मौलिक अधिकार में और अन्य प्रावधानों में, अन्य स्थानों में संविधान में हम देखते हैं भाषाई और धार्मिक दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है। तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे सवाल थोड़ा सा ट्रिकी भी है और आसान भी है, परंतु इनको सॉल्व करते वक्त हमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। तो प्रश्न नंबर 20 मित्रों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 20 जो है आपको ये बताता है कि ये जो निम्नलिखित शब्द है, प्रस्तावना में दिए गए शब्द है, इनको क्या है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि पहले कौन सा आया फिर उसके बाद कौन सा आया। तो हमें जानते हैं कि पहले क्या आया, संप्रभु, उसके बाद आया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक, यानी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये हमारे प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो ये प्रस्तावना की पहली लाइन है, इसे हमको याद करना हो। उल्लेखनीय दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये शब्द है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर या समाजवादी, तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, हमारी संसद द्वारा विज्ञान नीति
संबंधी प्रस्ताव किस वर्ष में पास किया गया था, किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये ध्यान रखना है। साइंस पॉलिसी यानी विज्ञान नीति, तो बताना चाहूंगा दोस्तों ये 1958 में पास किया गया था, और ये फैक्ट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, विज्ञान नीति 1958। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों भारत में लोकायुक्त और लोकपाल की स्थापना का सुझाव फर्स्ट एआरसी यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। परंतु यहां पर दोस्तों हमारे ऑप्शन बिल्कुल आसान है, एआरसी है तो हम फर्स्ट और सेकंड के कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे और सीधे ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों, इसको याद रखा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में की गई थी? दोस्तों जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हमारे अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 को आगे करके जस्टिस पी.एन. भगवती के द्वारा क्या है कि अगर कोई वर्ग प्रभावित है, भले वो लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, वो डायरेक्ट वो उस चीज से प्रभावित नहीं, परंतु उसको लगता है कि समाज के लिए महत्वपूर्ण है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, लोक हित में है, जनहित में है, तो उसके तहत वो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। तो इसकी प्रेरणा मित्रों हमें अमेरिका के संविधान से मिली। अमेरिका की जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसकी न्याय प्रणाली बहुत ही उदारवादी है और बहुत ही उत्कृष्ट है, परंतु मैं बताना चाहूंगा कि भारत की उससे भी उत्कृष्ट है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बी, यानी पीआईएल या जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो हमें अमेरिका से या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मिलती है। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, इसको करने में मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। The age of judge of the Supreme Court of the India shall be determined by such authority in a manner as Parliament may by law provide। यानी भारत के उच्चतम न्यायाधीश की जो उम्र है या उनका जो एज है रिटायरमेंट की, वो तय कौन करता है? संविधान ने ये संसद के ऊपर छोड़ा है, और संसद ने 15वें संविधान संशोधन के तहत जजों की, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी आयु को, रिटायरमेंट आयु को 65 वर्ष किया है। तो इसके तहत हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों, संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तक से, अपने नोट से इसको रेफर करें, और टेस्ट देने से पहले, पेपर से जाने से पहले एक बार अवश्य इनको सरसरी निगाह से या ग्लैंस रूप से इसको देख लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 25। दोस्तों प्रश्न लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ इंडिया, यानी वित्तीय समितियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों वित्तीय समितियां हैं एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और पब्लिक अकाउंट कमेटी, या प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। ये तीन समितियां बहुत प्रमुख समितियां हैं, संसदीय समितियां, और इनका काम है वित्तीय, भारत के वित्त का निरीक्षण करना, वित्त का अवलोकन करना, उनका सुपरविजन करना। तो इसके तहत हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, यानी ए एस्टीमेट कमेटी जिसे हिंदी में प्राक्कलन समिति बोलते हैं, बी है लोक उपक्रम समिति या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और तीसरी है पब्लिक अकाउंट कमेटी। और हमें जानते हैं कि जो हमारा सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो क्या है? वेंगार्ड है, मित्र है किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। अंडर आर्टिकल 87 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस, सदन के दोनों सदनों को वो अधिभाषित या अभिभाषण देता है, और प्रत्येक सत्र के शुरुआत में आप देखेंगे राष्ट्रपति का एक साझा अभिभाषण होता है जो सदन के दोनों सदनों को वो देते हैं। तो आप ये देखेंगे इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो 26 का ऑप्शन डी है। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 है, व्हेन वाज द इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन मेड इन इंडिया अंडर इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकालीन घोषणा कब की गई थी? दोस्तों 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में आंतरिक डिस्टर्बेंस यानी मीसा कानून को लगाकर आप देखेंगे इमरजेंसी को लागू किया था, और ये हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में इसे काले दिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आप ये चीज याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखेंगे ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति आप जानते हैं, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था, ये बहुत ही प्रसिद्ध समिति है। परंतु आप देखेंगे इस टेस्ट में एक कदम आगे बढ़ते हुए उसके जो सदस्य हैं उनको भी पूछा गया। तो आप देखते हैं उसके सदस्य हैं ए आर अंतुले, एस एस रे और सी एम स्टीफन, यानी इसके तहत हमारा ए
बी और डी यानी इसके सरदार स्वर्ण सिंह समिति 4 सदस्यीय कमेटी थी जिसके अध्यक्ष स्वयं सरदार स्वर्ण सिंह थे, परंतु अन्य सदस्य 3 और थे, ए आर अंतुले, एस एस रे और सीएम स्टीफन। तो इस हिसाब से हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मित्रों सी। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 29 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। यस, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया है, द इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज क्वासी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक। इसके तहत जो है लोकसभा और संसद जो है एक प्रकार से एक ट्रिब्यूनल या अधिकरण की तरह बैठते हैं जिसमें सुनवाई होती, राष्ट्रपति अपना पक्ष भी रखते हैं और जो सदस्यों ने जिन पर राष्ट्रपति के पर अभियोग महाभियोग लगाया है वो लोग भी अपना पक्ष रखते हैं और इसके आधार पर दोनों की दलीलों के आधार पर जो सदन है अपने मत को व्यक्त करता है, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाए या नहीं पारित किया जाए। बताना चाहूंगा मित्रों कि एक बार राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस ही समय से राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाता है। तो बहुत आसान सवाल है, क्वासी जुडिशियल, आप इसको याद रखेंगे। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों अभी तक हमने इस टेस्ट सीरीज के 29 सवालों को सफलतापूर्वक हमने उनका विश्लेषण किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 30 आपके सामने। तो सवाल इस तरह से है, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो हमें इसमें संविधान के भाग के बारे में पूछा गया, तो पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है? तो दोस्तों भाग 9 में हमें देखते हैं पंचायती राज की व्याख्या या पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों, फैक्ट है। अगेन चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अगेन ये सुमेलित है, इसमें 2 सूचियां दी गई और आपको ये बताना है। तो हम ये देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम कब, कृषि प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव और वेवल योजना। तो हम ये जानते हैं भारत शासन अधिनियम यानी ए का 1, तो हम देखते हैं ए का 1 कहाँ है, तो ए और बी में है। और हम ये जानते हैं कि जो अगस्त प्रस्ताव जो है 1942 को आया था, तो हम देखते हैं सी का 4, सी का 4 हमें जहां दिखेगा हम उसे लगा देंगे, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो आवश्यक नहीं है कि इस तरह के प्रश्नों में आपको सारी चीजें जानना जरूरी है, परंतु अगर आप एक या 2 चीजों में जानते हैं तो कई बार आपके लिए सवाल कर पाना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, किसे जिलाधीश को संस्थागत, किस व्यक्ति ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो जो बहुत महान समाजशास्त्री रजनी कोठारी ने कहा था कि अंग्रेजों के द्वारा एक स्थापित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो सिद्धांत है, जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, वो एक चमत्कार से कम नहीं थी। इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो प्रशासनिक प्रक्रिया है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाम का जो संस्थान है, उसने हमारी प्राचीन और मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक व्यवस्था में परिवर्तित किया और इसमें इसको लाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? तो मित्रों शून्यकाल की जो खोज है वो भारत में ही की गई है और आप देखेंगे तो शून्यकाल के लिए भारत की व्यवस्था ने शून्यकाल का जन्म दिया है। तो क्या इट इज एन इंडिजिनस कॉन्सेप्ट या ये स्वदेशी सिद्धांत है? क्या शून्यकाल, इसमें शून्यकाल में सदस्य अपने प्रश्नों को सदन के सामने रखकर मंत्रिमंडल को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल ये है, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? इन 4 प्रधानमंत्रियों में हमें बताना पड़ेगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति जो अपने कार्यकाल में संसद में नहीं पहुंचे। अब आप देखें कि इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही रैंडम प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ मेन परीक्षा में जो 17 दिसंबर को होने वाली उसमें भी आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे टैकल किया जाए, तो आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही प्रसिद्ध वक्ता थे, बहुत ही प्रखर वक्ता थे और इनके सदनों की जो स्पीचें हैं वो यूट्यूब में हमें देखी जा सकती। तो वो अपने कार्यकाल में संसद में भी गए। इसके साथ वीपी सिंह का भी कार्यकाल लगभग 1 साल का रहा है। चंद्रशेखर ने भी अपनी स्पीच दी है, परंतु हमें जानते हैं चौधरी चरण सिंह जी को मौका ही नहीं मिला कि वे अपने कार्यकाल में संसद में जा सकें। तो हमें देखते हैं कि इसका उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह, यानी वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संसद में प्रधानमंत्री के रूप में कभी वो नहीं जा पाए या उनको अवसर नहीं मिला। दोस्तों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, सवाल संख्या 35। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब? तो आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर वर्ष 1953 में गठित किया गया था। ये भी फैक्ट है मित्रों, आपको इसको याद रखना है। दोस्तों अगला सवाल आप सभी, भारत के संविधान में अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के हिसाब से किया जाता है? तो मित्रों 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों
कि राज्यों का शेयर तथा सीट जो है वो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। और हम ये जानते हैं कि आगे आने वाली जनगणनाओं को इसमें इसलिए उल्लेखित नहीं किया गया था क्योंकि भारत की सरकार का यह उद्देश्य था कि किस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये जो बैरियर है, ये फ्रीज है, ये लगाया गया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से था? मतलब 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज से संबंधित था? तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी अनुच्छेद 19C में 19C में आप देखें कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड इस संविधान संशोधन के तहत किया गया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये बहुत आसान सवाल है। मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि संविधान संशोधनों को याद करना, उनके द्वारा जोड़े गए महत्वपूर्ण उपबंधों को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अनुसूचित जाति का दर्जा यानी आप देखें अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वो धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता। वो जनजाति का 3 क्राइटेरिया, या तो समाज से अलग होना, या मुख्य धारा से अलग होना, या वन में रहना, या उनकी जनसंख्या गिरना होना। तो आप देखें शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा होता है मित्रों, धर्म को आधार रखकर नहीं दिया जाता बल्कि वो सेक्युलर है। अनुसूचित जनजाति आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में और लक्षद्वीप में आपको मुस्लिम समाज के अनुसूचित जनजाति मिल जाएंगे। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में भी कई जगह अनुसूचित जनजाति जो ईसाई भी है, कई ऐसी अनुसूचित जनजाति हैं जो क्या है हिंदू भी हैं। तो आप देखेंगे इसमें धर्म जो है आड़े नहीं आता। किसी भी वर्ग को राष्ट्रपति चाहें तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सकते हैं अगर वे उन मानकों या उन मानदंडों पर खरे उतरते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए? तो आप देखेंगे जो कृष्णकांत थे वे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति पद पर नियुक्त नहीं हुए। बाकी हम देखें आर वेंकट रमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये तीनों ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति पद भी उनको धारण किया था। और मैं बताना चाहूंगा कि जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे वे एक कार्यवाहक उपराष्ट्रपति थे और वे कार्यवाहक राष्ट्रपति में है। और मैं बताना चाहूंगा मित्रों जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह का संबंध मध्य प्रदेश की न्यायपालिका से है, तो इसे याद रखें। पर आप ये इस सवाल के हवाले से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी यानी कृष्णकांत जी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं इन चारों में से जो राष्ट्रपति नहीं बने। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भूमि सुधार के विषय, तो भूमि सुधार मित्रों राज्य सूची, राज्यों का अधिकार है कि वे भूमि सुधार जैसे टीनेसी एक्ट, सीलिंग या लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड का डिजिटलाइजेशन। तो चूंकि लैंड भूमि राज्य का हिस्सा है, राज्य सूची का हिस्सा है, तो भूमि में सुधार करना भी किसके विषय का है? वो भी राज्य सरकार इसको तय करेगी। दोस्तों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों भारत के संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत यह एक जुडिशियल इनोवेशन है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं मित्रों। यहाँ पर बात हो रही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या संविधान के मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर की बात। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों यह एक न्यायिक व्याख्या, इट इज अ जुडिशियल इनोवेशन या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। यानी इसको केशवानंद भारती केस में वर्ष 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा दी थी। और सरकार की अमेंडेबिलिटी यानी सरकार की जो संसद की जो काबिलियत है संविधान को संशोधित कर पाने की शक्ति है, उस पर एक बहुत ही प्रभावी नियंत्रण इस व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा लगाया गया जो है न्यायिक व्याख्या। ऑलराइट, चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों सवाल आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप ये पढ़े 44वें संविधान को लघु संविधान नहीं, 42वें संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि जहां जहां ए है उसको काटते हैं, तो आप देखें बी और डी। मूल संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग व्यक्त अनुसूची की, बिल्कुल सही बात है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना को मित्रों केवल एक बार 42वें संविधान के तहत इसे क्या किया गया है, इसे जोड़ा गया। तो आप देखेंगे ए, सी और डी ये क्या है, तीनों चीज गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल 43वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर दीजिए। तो संविधान सभा सदस्यों हेतु देशी रियासतों को 96 सीटें आवंटित की गई थी। नहीं मित्रों, ये बिल्कुल गलत है। और संविधान सभा के लिए चुनाव
में मुस्लिम लीग को 79 सीटें मिली थी, बिल्कुल ये दोनों कथन गलत है दोस्तों। आप सभी का होमवर्क ये कि ये पता लगाएं कि आप देखें भारत में रियासतों को और मुस्लिम लीग को क्या मिली, तो आपने किताबों को, अपने नोट्स को पलटाएंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आप ये फैक्ट को याद रिकॉल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं ये सवाल का 43वें सवाल का उत्तर है डी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे, मूल कर्तव्यों से संबंधित कथनों पर विचार किए तो प्रकृति में मूल कर्तव्य यस न्यायोचित है या वाद योग्य है, इन्हें 42 संशोधनों के माध्यम से संविधान, बिल्कुल भी यस, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखें प्रकृति में मूल कर्तव्य जो है मित्रों, मैं क्षमा चाहूंगा, मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, न्यायोचित नहीं है। डीपीएसपी की तरह, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह ये वाद योग्य नहीं। तो ए और ए बिल्कुल गलत है। तो आप देखें जहां जहां ए दिखाई दे रहा है उसे आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इसने 42 से बिल्कुल सही बात है। ए और मौलिक कर्तव्यों का विचार कनाडा से नहीं, बिल्कुल दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का विचार जापान के संविधान और सोवियत रशिया के संविधान से इसकी प्रेरणा हमें मिली। तो इनमें कथन कौन से, ए और सी कथन गलत है, बी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल हैं, तो भारत के अनुच्छेद 12 के तहत आप देखेंगे भारत की राज्य संसद, राज्यों की विधायिका व सरकार, भारत के सीमा क्षेत्र सरकार के अधीन स्थानीय निकाय। तो बिल्कुल आप देखेंगे डी, यानी 1 2 3 ये तीनों अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में मित्रों आते हैं। तो हमारा 45वें सवाल का ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। संसद के दो सत्रों के बीच का समय अंतराल जो है, टाइम ड्यूरेशन इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट विल ऑलवेज बी 6 मंथ, इट शुड नॉट एक्सीड, यानी 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप ये बताएं कि ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित की गई। तो दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। यस, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संबंधित समिति, यस, तो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज यानी पीसा को आगे बढ़ाने के लिए आप देखें मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी, उस समिति का नाम था दिलीप सिंह भूरिया। और आप देखें दिलीप सिंह भूरिया हमारे बहुत ही प्रसिद्ध नेता संसद सदस्य कांतिलाल भूरिया के पिता हैं और बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही समर्पित जनजाति के नेता रह चुके हैं। तो 47वें का ऑप्शन सी होगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। यस, घरेलू हिंसा संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो घरेलू हिंसा निवारण जो अधिनियम था वह वर्ष 2005 में पारित हुआ था और 2006 में लागू हुआ था। दोस्तों यहां पर ध्यान दें, शब्द लागू, लफ्ज लागू, वर्ड इनेक्टेड को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे सामने तो ये कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, तो इस चक्कर में हम क्या है, हम इसको 2005 लगा देते हैं, परंतु वास्तविकता मित्रों ये क्या है, 2006 है, यानी 2006 से ये लागू हुआ। संसद में ये पारित 2005 में हुआ, परंतु लागू ये 2006 से हुआ। तो इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे मित्रों। तो अगला सवाल दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस राज्यों में सबसे कम लोकसभा सीटें? तो आप देखें सिक्किम एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे कम राज्यसभा और लोकसभा सीटें हैं। तो ये ऑब्वियसली बहुत ही आपके मतलब ये तो सेल्फ अंडरस्टूड, बहुत ही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन को आप से अपेक्षा की जाती है कि आप इसे अवश्य रूप से सही करेंगे। दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन में, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हमें देखते हैं कि जो चीन की राजनीतिक व्यवस्था है वहां पर यह शब्द प्रिंसलिंग शब्द बहुत ही प्रचलित है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल, सवाल संख्या 51। तो हम देखते हैं सवाल संख्या 51 के तहत ये सवाल आपके सामने, किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई कहा था? विच इकोनॉमिस्ट कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, यानी कि गरीबी से लड़ना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आर्थिक प्रगति करनी पड़ेगी। तो ये कहने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो क्या है, बांग्लादेश के महबूब उल हक। और इन्होंने क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था, जिसके लिए इन्हें और अमर्त्य सेन जी के साथ इन्हें क्या मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों ये सवाल का उत्तर है बी, यानी महबूब उल हक। तो दोस्तों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन, तो ये कॉन्सेप्ट है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हमारे यहाँ अमेरिका के संविधान की तरह
राज्य की और संघ की अलग 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 न्यायपालिका नहीं है, देयर डिस्टिंक्ट और सेपरेट न्यायपालिका नहीं, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है। आप देखेंगे जो अधीनस्थ न्यायालय है वो उच्च न्यायालय के लिए उत्तरदायी होते हैं, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों अपने आप में स्वायत्त है, परंतु हम ये देखते हैं कि उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हमारे यहाँ जो न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक व्यवस्था है, वो इंटीग्रेटेड है, अलग अलग नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर, सवाल संख्या 53 ये रहा। तो सवाल संख्या 53 ये कहती है कि विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज नोन एज व्हाइट कॉलर जॉब, यानी सफेद पोस्ट नौकरियां कौन सी होती है। तो बताना चाहूंगा, सफेद पोस्ट नौकरियों से मतलब ये है कि ऐसी नौकरियां जहां पर आपके कपड़े गंदे ना हो, यहाँ पे आपको अपने हाथ भिड़ाने नहीं पड़ते हैं। तो आप देखें जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस क्षेत्र है, उसे व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। वहां पर आप देखें 9 to सुबह 9 से 5 वाली जॉब होती है, उसमें आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, बढ़िया एसी वाले चैम्बर में बैठते हैं, यहाँ पर आपके कपड़े गंदे नहीं होते, इसलिए मित्रों इसे व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। मित्रों आप लोगों का होमवर्क ये है, आप अपने लेवल पता लाएं कि अन्य ब्लू कॉलर, रेड कॉलर, ब्लैक कॉलर, इस तरह की जो अन्य शब्दावलियां हैं वो किन जॉब से संबंधित है वो दोस्तों पता लगाएंगे। तो हमारे फिलहाल इस सवाल का उत्तर हो जाता है बी, यानी कि सर्विस सेक्टर की जो नौकरियां हैं उनको व्हाइट कॉलर जॉब या सफेद पोश नौकरियां कहते हैं। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना, यानी इन पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था जो अपने तय समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये है पंचम या फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो क्या है अपने जो तय समय था उससे 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, आप देखें प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 आप देखेंगे तो पाएंगे कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। तो ये है नाबार्ड दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक जो नाबार्ड एक संस्थान है, वो क्या है, आप ग्रामीण स्तर पे कृषि को विकास करने के लिए जो साख या क्रेडिट या ऋण की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करवाने में नाबार्ड सबसे महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में काम करता है। तो हमारे 55 का जो सवाल होगा, 55 नंबर सवाल का जो उत्तर होगा वो है बी, यानी नाबार्ड। दोस्तों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, उद्योग में कोर सेक्टर तात्पर्य क्या है, ऐसा कौन सेक्टर जो कोर सेक्टर। तो आप देखेंगे कोर सेक्टर जो है आयरन और स्टील है, स्टील जो आयरन और स्टील या लौह तथा इस्पात जो क्षेत्र है वो क्या है, कोर सेक्टर है। क्या है, कोर सेक्टर। इसके अलावा डिफेंस, सिलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज या कृषि, कृषि प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, कोर सेक्टर नहीं है। इसके साथ आप देखेंगे रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये सब क्या है, कोर क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इनको कहा जाता है, यानी अर्थव्यवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण, इसीलिए क्या कहा जाता है, इन्हें कोर या कोर सेक्टर कहा जाता है। तो फिलहाल हमारे सवाल संख्या 56 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, या लोहा या इस्पात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल क्या कहता है दोस्तों, हम पढ़ेंगे 9 दिसंबर 1997 को बैंकॉक में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 12वीं एशियाई बैठक की अध्यक्षता बताना चाहूंगा दोस्तों 1997 में भारत के द्वारा की गई थी। तो भारत आप देखेंगे 1997 9 दिसंबर 1997 को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक 12वीं एशियाई रीजनल कॉन्फ्रेंस या रीजनल मीटिंग जो है आयोजित की गई थी, और उस मीटिंग में भारत, हमारा प्रिय भारत जो है उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा था, यानी हमारा वो देश अध्यक्ष था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, प्रश्न संख्या 58 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, इनमें से कौन सा ऐसा संस्थान है, कौन सा ऐसा पद है, कौन सा ऐसा निकाय है जो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी यानी मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई या मुद्रा की मांग को, डिमांड एंड सप्लाई के रेशियो कंट्रोल करके, उसे नियंत्रित करके, उसे तय करके, मुद्रास्फीति के साथ साथ आर्थिक विकास इत्यादि को वो नियंत्रित करता है। तो वो है, बताना चाहूंगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। दोस्तों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा,
दोस्तों इसमें दो कथन है और असर्शन रीजन वाला है, तो आपको बताना भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। भारत की राजनीति में जातिवाद बढ़ रहा है, तो दोस्तों आप ये देखें कि दोनों कथन अपने आप में सत्य है, परंतु ये भारत में जातिवाद और जातियों का राजनीतिकरण को स्पष्ट नहीं कर पा रहा। हाँ, दोनों कथन अपने आप में इंडिपेंडेंटली सही हैं, पर क्या ये दोनों कथन एक दूसरे को समझा पा रहे हैं कि भाई किस कारण से जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है या भारत की राजनीति में जातिवाद बढ़ रहा है, ये समझा नहीं पा रहा है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 59 नंबर सवाल का ऑप्शन सी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सवाल 60 देखते हैं। 60 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। ये 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से किसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक कथन है, इसमें आपको बताना है कि आप देखेंगे कि इसमें वे लोकसभा सदस्यों कुल के 10% थी। जो 17वीं लोकसभा थी उसके जो महिला सदस्य थे, महिला सांसद क्या थे, कुल संख्या के 10% यानी 55 के आसपास थे, तो बिल्कुल भी नहीं, ये कथन अपने आप में गलत है। तो जहां जहां एक दिखाई दे रहा है तो आप उसे गलत कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में भी ए 1 है, ऑप्शन बी में भी 1 है, ऑप्शन डी में भी 1 है, पर आप देखेंगे सी में 1 नहीं है, और 1 को हम जानते हैं कि वो गलत है और लग भी नहीं रहा। तो इसीलिए आप देखेंगे हमारा ऑप्शन बी सही होगा इसका। ऑलराइट, चले मित्रों, इसमें ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसमें करेक्शन है कि वे कुल सदस्यों 10% से अधिक, इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1 और 2 यानी अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी, और आप ये देखेंगे 10% से अधिक वाला फैक्ट बिल्कुल सही है। इससे पहले जो एरर था उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप सुधार लेंगे। इसका ऑप्शन हमारा 1 और 3 होगा। तो आप देखें सर्वाधिक जो महिला थी वो कहां से, उत्तर प्रदेश निर्वाचित थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वो नहीं थी। 1 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तो कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के प्रकार है। तो आप देखें सीपीआई के प्रकार, तो आप देखें सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर और सीपीआई अर्बन। ये तो आप देखेंगे ए बी सी डी ये सभी क्या हैं, सीपीआई के विभिन्न प्रकार हैं। इस आधार पर इन पर्टिकुलर वर्ग के बारे में आप देखेंगे बताया जाता है। तो दोस्तों अगला सवाल इसका ऑप्शन डी है। अगला सवाल दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में बजट पारित करने का सही अनुक्रम क्या है। तो आप देखेंगे सही अनुक्रम है 1 3 2 5 4। तो आप देखेंगे सबसे पहले सामान्य चर्चा होती है, फिर विभागीय समितियों द्वारा उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, फिर अनुदान मांग यानी अप्रोप्रिएशन मांग, वोट और कट मोशन इत्यादि पारित होते हैं। उसके पश्चात आप देखें विनियोग यानी अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, और फिर उसके पश्चात आप देखते हैं वित्तीय विधेयक जो फाइनेंस बिल है वो पारित हो जाता है, और सरकार को जो है अपने वित्तीय प्रस्तावों पर क्या है, संसद का अनुमोदन मिल जाता है, और इसी बात को हम कहते हैं कि बजट पास हो गया। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। 2022-23 में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में, तो हम देखेंगे सेवा क्षेत्र में के जो है सेवा क्षेत्र का योगदान हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और विशेषकर 2022-23 में हम देखते हैं सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि है उसमें उछाल हमको देखने को मिलता है। दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारत का पहला केंद्रीय बजट पारित किया गया था। तो आप देखें भारत का पहला केंद्रीय बजट वर्ष 1947 में पारित किया गया था। दोस्तों 65वां सवाल है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो आप देखें सपोज मान लीजिए किसी कंपनी ने लोन लिया है और वह लोन नहीं चुका पा रही है, तो वो बैंक के लिए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बैंक उस पर्टिकुलर कंपनी को एक एआरसी को देगा, और एआरसी एक तय कीमत पर उसको खरीदेगा, और बैंक की जो लागत है उसको अधिकतम वसूलने का प्रयास करेगा। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में हमारा ऑप्शन बी यानी 2 और 3 सही है। एआरसी को सेबी नियमित नहीं करती, एआरसी अपने आप में क्या है, स्वतंत्र निकाय है। तो ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। तो जहां जहां स्टेटमेंट 1 दिख रहा है दोस्तों उसे आप गलत कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों 66वां नंबर सवाल देखते हैं। 66वां नंबर सवाल ये कहता है निम्न में से कौन सा सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक। तो आप देखें कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि अपने सदस्यों के हितों को साधने के लिए उस सहकारी समिति के जो मेंबर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो
काम करता है बैंक, उसको क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। तो आप देखें इसमें पूछा गया, तो आप देखें राज्य सहकारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर पीएससीएस, या जिला डिस्ट्रिक्ट या केंद्रीय सेंट्रल सहकारी बैंक। तो ये 1 2 3 तो क्या है, एक कोऑपरेटिव बैंक है। बट आप देखें जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, अपने नाम में ही क्या है, वो रीजनल रूरल बैंक है, और वो एक अलग प्रकार का बैंक है, वो एक प्रकार का कमर्शियल बैंक है, वो कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। हाँ, उसका उद्देश्य अलग है, डिफरेंशियल बैंक है, उसका नीश अलग है, परंतु फिर भी वह बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। तो हम देखेंगे हमारे सवाल नंबर 66 का जो ऑप्शन है वो 1 2 3 सही माना जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगला सवाल देखते हैं, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा धन का व्युत्पन्न कार्य नहीं, मनी का कौन सा कार्य नहीं, तो मनी का जो है कार्य आप देखेंगे, मनी जो है इसमें मित्रों इसके ऑप्शन में हमको इसमें ऑप्शन में एरर है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी मनी का फंक्शन नहीं है। तो मनी का फंक्शन है मूल्य का स्थानांतरण, मूल्य का भंडार और विनिमय का माध्यम, परंतु अस्थगित यानी फिक्स्ड पेमेंट उसका नहीं है दोस्तों। तो आप देखेंगे 66 का ऑप्शन ए होगा, ना कि डी। तो मित्रों यहाँ पर आप अपने इसमें करेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस कर को वस्तु एवं सेवा कर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वॉज रिप्लेस्ड बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? तो जीएसटी के द्वारा हम देखते हैं एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट। 1 2 4 को तो अवश्य रूप से क्या किया गया था, हटाया। परंतु जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, निगम कर है, वो अपने आप में एक डायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हुए किस प्रकार से डायरेक्ट टैक्स को अपने आप में परिवर्तित कर सकता है? तो ये आप देखें गलत, तो जहां जहां 5 दिखाई दे रहा है 5 तो गलत कर देंगे। तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन सी यानी 1 2 4 सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों आपसे कि भारत में मुद्रास्फीति मापन यानी इन्फ्लेशन को किस प्रकार से मापा जाता है? तो आप देखें इन्फ्लेशन को नापने का जो सबसे जो प्रयुक्त पद्धति वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बट हम ये देखेंगे कि इसमें क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स से भी महंगाई नापी जा सकती है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से भी नापी जा सकती है। पर हमारा आप इसमें इस उत्तर पुस्तिका में थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी पद्धति से यहाँ पर थोक बाजार में मुद्रास्फीति को नापा जाता है, यहाँ पर खुदरा बाजार में नापा जाता है, और ये जो है भारत की अर्थव्यवस्था में इसका नहीं, पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है मुद्रास्फीति को नापने पे। यानी फैक्ट्री के दरवाजे पर, यानी उत्पादक के लिए क्या महंगाई पड़ती है, उसका क्या मुद्रास्फीति का क्या दर है, उसको मापने के लिए पीपीआई। तो यानी इसके तहत ए बी सी यानी ऑप्शन डी इसका हमारे सवाल का सही उत्तर होगा। यहां पर मित्रों इसे आप करेक्ट कर लेंगे, यानी यहां पर ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने 69 सवाल तक को देखा है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल संख्या 69 यानी 69वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा इसके ऑप्शन में यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो मित्रों आप इसको डी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल, सवाल संख्या 70 आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यानी इट्स अ सेमी फेडरल। यस, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो आप देखेंगे दोनों ना तो पूरी तरह से संघात्मक, कि यहाँ पर जो रेसिड्यू पावर है, यानी जो रेसिड्यू पावर है वो किसके पास, स्टेट के पास नहीं, रेसिड्यू पावर सेंटर के पास है। और विशेष परिस्थितियों में हमारा जो संघवाद है वो क्या केंद्र की ओर टिल्टेड है, झुका हुआ है। तो इट्स अ क्वासी फेडरल, ना तो पूरी तरह से फेडरल है किसकी तरह, अमेरिका की तरह, और ना ही ब्रिटेन की तरह पूरी तरह से यूनिटरी है। ये दोनों का एक समावेश है। सामान्य परिस्थितियों में हमारा संविधान संघीय है, परंतु विशेष परिस्थितियों में हम देखते हैं कि वह क्या है, संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। तो जैसे आप देखें रक्षा के मामले में, अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में, और अन्य मामलों में राष्ट्रपति शासन के मामले में आप देखेंगे ये कुछ इस तरह के मुद्दे हैं जो कि भारत के संविधान को क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था को संघात्मक चरित्र देने का काम करते हैं। तो आप देखेंगे दोनों कथन अपने आप में सही है, पर अगर ये कहें कि दोनों कथन एक दूसरे को समझा पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे बिल्कुल वो सही नहीं होगा। तो कथन ए सही है और आर गलत है दोस्तों।
इज दैट क्लियर? चले दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों लाभ के पद का यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो कौन करता है? आप देखेंगे उसको तय करने का काम राष्ट्रपति या राज्यपाल का होता है। ऑल राइट, चले अगला सवाल आप सभी के सामने। बेरोजगारों का एक वर्ग जो खुली और उपलब्ध श्रमिक भूमिकाओं और खुली और उपलब्ध श्रमिकों के कौशलों के बीच असंतुलन का परिणाम होता है। तो आप देखेंगे वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आप देखेंगे ये एक प्रकार की एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें आप देखेंगे जो बेरोजगार जो है खुली और उपलब्ध श्रमिक, मतलब बेरोजगारी तो है परंतु श्रमिक भी उपलब्ध है, परंतु वो जो श्रमिक है उस पर्टिकुलर रोजगार की जो आवश्यकता है, जिस प्रकार का कौशल, जिस प्रकार का स्किल सेट चाहिए होता है वो उपलब्ध नहीं करा पाते। इसलिए इस हिसाब से हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन सी जो है सही होगा। चलिए दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारे सामने है, सवाल नंबर 13। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा? तो आप देखते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन है हमारे इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात की गई है। सिद्धांत जो है यूएनडीपी के द्वारा दिया गया। दोस्तों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। निम्न कथनों में से कौन सही? तो 20 फसलें बिल्कुल भी नहीं मित्रों, 25 फसलें हैं। सीएसीपी, यस, बहुत आसान सवाल है। 25 वर्तमान में भी 25 फसलों पर क्या है? एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार जो है एफसीआई के द्वारा और कॉटन कॉयर कमीशन के द्वारा विभिन्न शुगर मिलों के द्वारा जो है उत्पाद को, कृषि उत्पाद को खरीदते हैं और किसानों को एक निश्चित आय मुहैया कराने का काम करते हैं। तो आप देखें इसका ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है, स्टेटमेंट 2 इसका सही है। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आंसर बी। दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। जब केंद्रीय बैंक बाजार यानी जब सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई बाजार से सरकारी प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है तो इससे मुद्रा की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मित्रों जब बैंक आरबीआई बॉन्ड्स को खरीदता है तो बॉन्ड के एवज में वो रुपए को बाजार में, रुपए की आपूर्ति बाजार में बढ़ाता है, यानी क्या करता है मनी की या मुद्रा की सप्लाई जो है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है। और एक तरीके से आप देखें इसका ऑप्शन ए यानी सवाल संख्या 75 का ऑप्शन ए यानी कि शासकीय प्रतिभूति खरीदने पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने पर मार्केट में, बाजार में, अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, बहुत आसान सवाल है ये। निम्नलिखित कथनों विचार में 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया तो इसमें किसका? तो आप देखेंगे ऑप्शन निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का। तो हमें देखते हैं केवल 1, 3, 4। तो आप निर्णय लेने की शक्ति, न्यायिक शक्ति और प्रशासनिक शक्तियों का जो है जो अधिकार जो है स्थानीय यानी पंचायतों और नगर पालिका को दिया गया। परंतु पूर्ण व्यवस्था अभी भी आप देखेंगे जो हमारे यहाँ पंचायती राज है, नगर पालिका है, नगरीय निकाय है, उन पे आप देखें एक प्रभावी नियंत्रण राज्य सरकारों का तो होता है। तो ये कहना कि 73वें संविधान संशोधन के तहत उन्हें पूर्ण ना आंशिक जो है विकेंद्रीकरण किया गया था, पूर्ण विकेंद्रीकरण तो नहीं, क्योंकि अभी भी हम जानते हैं कुछ ऐसे पद हैं जैसे जो ब्यूरोक्रेसी है, अभी भी जो नौकरशाही है स्थानीय प्रशासन की, जैसे पंचायत सचिव हैं, नगर निगम कमिश्नर है, उनको नियुक्त कौन करता है? नगरीय प्रशासन मंत्रालय, उस पर्टिकुलर राज्य की राज्य सरकार के द्वारा अभी भी उसमें नियंत्रण होता है। विशेषकर आप देखें उनके पास वित्त का, आप देखें वित्त की भी समझ, वित्त के भी जो है अधिकार है सीमित है, उसके लिए भी उन्हें राज्य तथा केंद्र सरकारों पर निर्भर होना पड़ता है। तो जो स्टेट पॉइंट नंबर 2 है, बिंदु संख्या 2 है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो हम इसको हटाते हुए ये पाते हैं कि 1, 3, 4 जो है अवश्य रूप से सही है। तो दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखें ई नाम एक राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल बिल्कुल सत्य कथन है। और ई नाम मंडियों के बीच में अंतर बाजार व्यापार को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। आप देखें कि पहले इलेक्ट्रॉनिक ई नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के होने से पहले आप देखें मंडियां आपस में पृथक थी, अलग अलग थी, परंतु अब वो इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से जुड़ गई हैं।
तो मंडियां भी आपस में नियंत्रित हो गई, तो हम इसके तहत मंडियां भी आपस में, उनके यहाँ पर विशेष मांग है एक मंडी पर और वो चीज उस मंडी पर नहीं किसी दूसरी मंडी पर उपलब्ध है, तो उसको आपस में वो क्या है खरीद बेच सकते हैं या खरीद फरोख्त हो सकती है उस आइटम की। तो ये क्या करता है, एक तरीके से हमारे इस पूरे जो कृषि मंडियों का जो तंत्र है उसको आपस में प्रभावी बनाता है और मंडियों को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसके तहत आप देखते हैं जो उत्पाद है उसका सुगमता से आवागमन होता है और इसका जो मेन फायदा है वो किसानों को और उपभोक्ताओं को मिलता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को जमीनी स्तर पर कब लागू किया था? तो इसको लागू करने के लिए मित्रों आप देखें महिला एवं बाल मंत्रालय भारत सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकार का ये दायित्व होता है इसको मातृत्व वंदना योजना को लागू करें। बहुत आसान सवाल है, इस प्रकार की योजना और उससे संबंधित मंत्रालय। अभी आप देखेंगे जो इस साल की जो परीक्षा हुई थी मई महीने में, उसमें पूछा गया था सौभाग्य योजना किसके द्वारा। तो आप देखें योजना मंत्रालय, तो आपको बस ये याद रखना होता है कौन सी योजना किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई थी, और आप इस तरह से इसको क्या है इसको आप याद कर सकते हैं और इस तरह के सवाल अवश्य आते हैं। दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। सेबी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आप देखें सेबी हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट 1990, ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो ऑप्शन इसका डी यानी सेबी एक वैनिक है। सेबी की स्थापना 1992 में हुई है और सेबी जो है पहले सेबी के लिए सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता है। तो कथन ए, कथन बी, कथन सी सत्य है, इसी के तहत हमारा कथन डी गलत है। ये फैक्चुअल है, आप देखेंगे सिलेबस में सेबी का तो उल्लेख पहले सेबी के बारे में तो अवश्य पढ़ लें, ठीक है। और चलें आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित कौन सा सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार है? तो आप देखेंगे कि मौद्रिक नीति अगर बढ़ती है, तो मौद्रिक नीति अगर बढ़ती है, अगर सरकार जो है सरकारी बैंकों के द्वारा आरबीआई ब्याज दर बढ़ाती है, तो आप देखेंगे जो निवेशक हैं वो बीएसई शेयर मार्केट को छोड़कर बैंकों की ओर मुखर होते हैं, बैंकों की ओर आकर्षित होते हैं। अगर इसके विपरीत तो विपरीत होता है। तो आप देखेंगे मौद्रिक नीति का भी प्रभाव शेयर मार्केट पर पड़ता है। इसके साथ साथ अगर सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई है जिससे लगता है कि विशेषकर आईटी सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर उसका प्रभाव ज्यादा है, वहां पर उसमें विकास की वृद्धि की संभावनाएं ज्यादा है, तो आप देखें निवेशक उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं और हम देखते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र के शेयरों के दाम जो है बढ़ जाते हैं। इसके साथ राजनीतिक अस्थिरता, तो जहां पर राजनीतिक अस्थिरता होती है वहां पर शेयर जो निवेशक हैं वो क्या है अपना पैसा निवेश लेके भाग जाते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे इजराइल और हमास, या आप देखेंगे यूक्रेन और रूस, तो वहां के जो शेयर मार्केट है उसमें हम देखते हैं बहुत बड़ा गिराव हमको देखने को मिले। तो आप देखें जो शेयर मार्केट में जो संवेदी सूचकांक है या सेंसिटिव इंडेक्स, जो ये शब्द सेंसेक्स है इसका मतलब है संवेदी सूचकांक या सेंसिटिव इंडेक्स, और ये क्या है बीएसई के टॉप 20 कंपनियों का जो इंडेक्स बनाया गया है वो है। और ये शेयर मार्केट की जो हेल्थ है उसको बताता है। शेयर अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है यानी शेयर मार्केट में आप देखेंगे लोग निवेशक का रुझान अधिक है। अगर शेयर मार्केट ये सेंसेक्स घट रहा है यानी शेयर मार्केट में मंदी है, तो ये उसका क्या है सूचकांक, इसे क्या बोलते हैं संवेदी सूचकांक या सेंसिटिव इंडेक्स या सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें हम देखते हैं मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और राजनीतिक अस्थिरता तीनों का साझा प्रभाव हमको इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। सवाल संख्या 83, कृषक कल्याण कोष की स्थापना कब की गई थी? तो मित्रों कृषक कल्याण कोष की स्थापना 16 दिसंबर वर्ष 1919 को की गई थी। तो ये फैक्ट है, तथ्य है, इसे आपको याद रखना। इसमें कोई विशेष विश्लेषण की आवश्यकता मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए मित्रों आपसे अनुरोध है कि आप इसको एज इट इज याद कर लें। तो दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। जल जीवन मिशन के संबंध में सही कथन चुने, यानी जल जीवन मिशन क्या है? तो जल जीवन मिशन मित्रों 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया था? बिल्कुल भी नहीं, 15 अगस्त को तो लॉन्च किया गया था पर 2020 में लॉन्च नहीं किया गया था। दोस्तों आपको होमवर्क है कि इसे पता करें कि किस वर्ष ये लॉन्च हुआ था, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 2020 नहीं था। इसका उद्देश्य 2024 तक, बिल्कुल सही बात, 2024 तक जो है हर घर में स्वच्छ पीने योग्य नल और पाइप के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, नल के माध्यम से पानी हर घर में पहुंचाना, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और आप देखें स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? विच, तो हम देखें संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होती, वो असम, त्रिपुरा, मेघालय में लागू होती है। परंतु आप देखेंगे मणिपुर में छठी अनुसूची नहीं है, वहां पर 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं। ऑलराइट चलें, तो अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा।
1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो आप देखेंगे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। तो आप ये याद रखें, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर हर साल विश्व इंजीनियर दिवस भी बनाया जाता है। और आप देखेंगे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया कर्नाटक के बहुत ही प्रसिद्ध इंजीनियर थे, जो कि भारत का इन्होंने नाम आगे बढ़ाया। तो दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, थ्रू विच प्रिंसिपल ऑफ और टैक्टिक्स गांधी जी ट्राई टू मीट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो आप देखेंगे गांधी जी के किस सिद्धांत या युक्ति के मदद आर्थिक असमानताओं को पूरा करने का, तो आप देखेंगे उन्होंने निक्षेपधारी या अपोजिंग पॉलिसी का प्रयोग किया था, और इसके माध्यम से वे क्या चाहते थे आप देखेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे इसका दोस्तों बताना चाहूंगा, यहां पर ऑप्शन इसका गलत है, यहाँ पर टाइपिंग एरर कारण इसका ऑप्शन गलत साबित टाइप हो गया है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ग्राम उद्योग के द्वारा, मतलब वो कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा, मतलब अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण करके मास प्रोडक्शन के जहां नेहरू जी का कहना था कि इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए, मास प्रोडक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास प्रोडक्शन। पर आप देखेंगे गांधी जी का कहना था प्रोडक्शन बाय मासेस, गांधी जी का कहना था प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी होगा दोस्तों। आप ये देखें, ये सवाल आपको समझ में आया। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल SUP 500 के संबंधित, आप देखें ये क्या है, एक बड़ी 500 कंपनियों क्या है ये स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट संबंधित फैक्ट है दोस्तों, ये आप याद रखें। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई, तो इंडिया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आप देखेंगे वर्ष 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। और आप देखेंगे इससे संबंधित जो है दूसरा हमारा इकोनॉमिक प्रसन्न चंद्र महालनोबिस, आप देखेंगे इसकी स्थापना से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति हैं, तो आप उनके बारे में भी थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। और जो सेकंड हमारा प्लान था PC महालनोबिस या प्रसन्न चंद्र महालनोबिस, और ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों आपस में लिंक्ड है दोस्तों। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, यस, समर्थित मूल्य यानी जो सपोर्टेड प्राइस है किसके लिए, कृषि मूल्य स्थिरता। यस, जो कृषि में मूल्य को स्थिर करता है, अगर बाजार के हवाले छोड़ देंगे तो कृषि के जो दाम है, कृषि खाद्यान्न के दाम जो है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाने से जो है बाजार में उपभोक्ताओं और किसानों को दोनों को नुकसान होगा। इसके साथ साथ ये क्या है, किसानों को इंस्पिरेशनल वैल्यू देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि भैया आपको क्या है ये चीज, जैसे सपोज मान लीजिए किसी वर्ष सरकार ने कहा कि तुअर के दाम बढ़ा दिए जाएंगे MSP में, तो किसान जो है उस फसल को अधिकतर बोते हैं, उसको उत्साह के साथ बोते हैं, इस उम्मीद से कि उनको क्या है उसमें फायदा होगा। इसके साथ साथ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम देखें इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इसके तहत सार्वजनिक जो समर्थक मूल्य की जो खरीद नीति है वो क्या है, कृषि मूल्य में स्थिरता यानी एग्रीकल्चर प्राइस स्टेबिलिटी, इंस्पिरेशनल वैल्यू टू फार्मर और स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऑप्शन सी यानी 1 2 3 को सुनिश्चित करती है दोस्तों। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, सुमेलित कीजिए, सूचना व तकनीकी नीति, खनिज नीति, होटल नीति, औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति, तो 21 वर्ष आई थी, तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन बी सही है, 1 4 2 3। एक का 2000, फिर खनिज नीति 2011 में आई, और उसके बाद आप देखते हैं जो होटल नीति है वो 2006 में आई, और आप देखते हैं औद्योगिक विकास नीति 2010 में आई। और बहुत ही आसान है, इसको आप देखें मिला लें, आप देखेंगे इसको मिलाने के लिए, इसको मैं आप लोगों के लिए मिला देता हूं, तो आप देखें ए का 2000, खनिज नीति 2011, होटल नीति 2006 और औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति 2010 में आती है। कब आती है मित्रों, 2010 में आती है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राजकोषीय घाटे का संबंध आप देंगे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, तो आप देखेंगे टोटल रिसीप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो आप रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस डेब्ट प्लस डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट इत्यादि क्या कहलाता है, ये हमारा राजस्व घाटा कहलाता है दोस्तों। तो आप देखेंगे
ये इसका करेक्ट ऑप्शन है और ये बहुत ही आसान है। तो अगर आप देखें फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो जो सरकार के द्वारा जितना डेप्ट लिया जाता है या उस वर्ष का जो ऋण है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। और फिस्कल डेफिसिट का ये फॉर टोटल एक्सपेंडिचर या कुल व्यय माइनस या कुल आय, कुल व्यय या कुल आय। तो आप देखेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, तो इसी चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको थोड़ा क्लियर कर लें। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। मिलान कीजिए कराधान, कृषि, मौद्रिक नीति, अर्थव्यवस्था, नियोजन। तो आप देखेंगे ये जो इसका ऑप्शन है, आप देखेंगे इसको मैच कीजिए। तो आप देखेंगे टैक्सेशन संबंधित कौन सी समिति है, कृषि संबंधित कौन सी है, मौद्रिक नीति से, और रिफॉर्म और ट्रेजरी पॉलिसी। तो आप देखेंगे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आप इसे सॉल्व करें और बहुत ही आसान सवाल है ये। तो आप देखें यहां पर इसका ऑप्शन सी है, यानी 454231। कराधान पार्थ सारथी, मौद्रिक कृषि अशोक गुलाटी, मौद्रिक नीति अरविंद पनगड़िया, भारतीय अर्थव्यवस्था सी रंगराजन, और राजकोषीय नीति एम गोविंद राव। चलिए दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। मिलान कीजिए कि भारत ये जो निम्नलिखित योजनाएं दी गई हैं और इनका जो है, इनका जो महत्व, मतलब ये किस लिए की गई है उसका आप देखेंगे, इसको मिलाना है। तो आप देखेंगे इसका भी ऑप्शन सी है। आप देखेंगे 1423, यानी आप देखेंगे इसका नई रोशनी, महिला सशक्तिकरण, दिशा, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्तीय समावेशन और स्वावलंबन योजना, नई पेंशन प्रणाली से संबंधित है। तो आप देखेंगे हमारा 92 का ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। तो बहुत आसान सवाल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। भारत के नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करती है? तो दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखक समिति। इस तरह का सवाल हमने कुछ समय पहले भी देखा था इसी टेस्ट सीरीज में, और ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों सवाल संख्या 93 का हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, सवाल संख्या 94। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब ये विशेष मैंने आपको बताया कि जब भी नहीं वाला चीज आता है तो शब्द नहीं को या वर्ड नॉट को, जिसको डायरेक्टिव वर्ड इंडिकेटर वर्ड कहते हैं, उसको अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में हमको सवाल को सही कर पाना बहुत आसान होता है। तो आप देखें टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय, आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी और डी दो है, दोनों कंफ्यूजिंग है, पर आप ये देखेंगे इसमें कर्तव्य नहीं है। तो इसमें आप देखें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी का शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं है। यानी यहां पर आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, इसको करेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इसका ऑप्शन सी है। ऑलराइट, चलें अगला सवाल दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, तो आप निम्नलिखित विषयों पर विचार करें तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित व्यवस्थित करें। तो आप देखेंगे सबसे पहले नागरिकता है, उसके पश्चात मौलिक कर्तव्य, मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। सबसे पहले आप देखेंगे संघ तथा राज्य, संघ तथा यूनियन और उसका टेरिटरी है।
उसके बाद नागरिकता है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके बाद मौलिक कर्तव्य। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा डीपीएसपी, फिर चौथा मौलिक कर्तव्य। इसके बीच में फंडामेंटल ड्यूटी भी आ जाता है, मौलिक अधिकार भी आता है, पर हमें सवाल में पूछा नहीं गया तो हमें उसकी चिंता करनी नहीं, जो जो जिस ऑर्डर में है उसको ऐसा बता देना है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सवाल सही होने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये है, निम्न में से किस संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया? तो बताना चाहूंगा 69वां 69th जो संविधान संशोधन है उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, और वहां पर भी एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य के समान जो राज्य व्यवस्था है उसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, प्राइवेट कमर्शियल बैंक आप देखेंगे तो वो है कमर्शियल बैंक, तो आप देखेंगे वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर प्राइवेट की बात करें तो एचडीएफसी। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी, तो सबसे जो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है एचडीएफसी, और सार्वजनिक क्षेत्र का पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, महानलोबिस मॉडल का। तो आप देखें महानलोबिस संबंधित सवाल हमने जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की बात की थी, तो उससे जुड़ा हुआ मैंने उसके सॉल्यूशन में इसकी चर्चा की थी। तो आप देखें उस सवाल को इस सवाल से लिंक कर सकते हैं। और आप जब भी पेपर देखते हैं तो आप देखें 2 या 3 सवाल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इस बात को आप देखेंगे, उसके आंसर का उसका ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिखाई देता है। तो ये देखेंगे कि एक टॉपिक से कई बार 2 सवाल या 2 से अधिक सवाल भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए आ सकते हैं। बहरहाल सवाल संख्या 98 का जो सही जवाब है मित्रों, ऑप्शन बी या सेकंड 5 ईयर प्लान का संबंध प्रसन्न चंद्र महानलोबिस से संबंधित है, इसीलिए इसे द महानलोबिस मॉडल कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल 99 आपकी स्क्रीन पर ये है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको जो सवाल है समझ में आए होंगे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, अब ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, सवाल संख्या 99, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है। यह शिक्षा का जो अधिकार है मौलिक अधिकारों में 86वें संविधान संशोधन या 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा लाया गया था, और इस मौलिक अधिकार को लागू किया है। आप देखेंगे शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन 2005 यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान, यानी यूपीए 1 की सरकार के दौरान इसे लागू किया गया था। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का आखिरी सवाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, इसका उल्लेख हम देखते हैं ये किसके द्वारा किया जा सकता है। तो आप देखें संसद के द्वारा उन 2 राज्यों के आग्रह पर ये किया जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी इसका 2 अगर राज्य चाहेंगे तो संसद जो है एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कर सकता है या संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने 1 से लेकर 100 सवालों को हमने उनका संक्षिप्त में उनकी व्याख्या देखी। फिर भी अगर आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे इस प्रकार के सवाल हैं पेपर में आने की उनकी संभावना बहुत होती है, तो आप लोगों से अनुरोध रहे कि बड़ी संख्या में आप जो है टेस्ट सीरीज को अवश्य लगाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी गलतियों का पता चलेगा कि आप कहां कमी कर रहे हैं, और साथ साथ आपको टेस्ट के एनवायरनमेंट में भी क्या है आपको पेपर देने का अवसर प्राप्त होगा। तो जिससे कि जिस दिन आपका असली पेपर होगा यानी 17 दिसंबर को, तो उस दिन आपकी नर्वसनेस, उस दिन आपकी गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और आपके सफल होने की, पास हो पाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज में इतना ही, अगली बार अगले पेपर के साथ फिर हम मिलेंगे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार।